एवरीवन, सुबह क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी। आज की वीडियो में हम लोग आपके सामने ही लेके आ चुके हैं वो चीज के बारे में आज बात करेंगे जनाब। अगर वो चीज नहीं होती तो आप इस दुनिया को, इस खूबसूरत दुनिया को आप नहीं देख पाते। आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करने वाले हैं लाइट की। तो क्लास 10 का एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग आपके लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जनाब। ऑप्टिक्स का यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि आप 12th में आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आप बहुत डिटेल्ड ऑप्टिक्स को पढ़ रहे होगे। तो ये जो होता है छोटी सी झलक है, और आपको एक बहुत मस्त सी चीज पढ़ने को भी मिल रही है जो कि है लाइट। लाइट वो चीज है जनाब जो आपको चीजों को देखने में मदद करती है। क्या लाइन है, सुनिए जनाब। लाइट वो चीज है जो आपको चीजों को देखने में मदद करती है, और ये एक ऐसी चीज है अगर ये नहीं होती तो पूरी दुनिया में अंधेरा होता। आप आज जो होता है कोई भी चीज को देख नहीं पाते। तो भैया चलिए आज की इस जगमग वीडियो को चालू करते हैं, क्योंकि भैया ये चैप्टर बहुत ही जगमग होने वाला है। तो लेट्स रोल द इंट्रो ऑफ द वीडियो। तो जनाब चलिए चालू करते हैं छोटे से चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है आपका लाइट। तो लाइट के बारे में जरा बात करते हैं। लाइट क्या चीज है? लाइट वो चीज है आपको जो चीजों को देखने में मदद करती है। जनाब जरा लाइन सुनिएगा। लाइट वो चीज है जो आपको चीजों को देखने में मदद करती है। पर भैया ये है क्या असल में? हमें ये तो पता है भैया, जैसे ही सूरज डूबता है अंधेरा हो जाता है। अगर कहीं पे भी अंधेरा है वहां पे हम नहीं देख सकते। हाँ सर, हम बिल्ली थोड़ी ना है हम अंधेरे में देख सकें, पर बिल्लियां जो होता है अंधेरे में देख सकती हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो आपके अंधेरे में देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें उस तरीके से डिजाइन हुई हैं। आपकी आंखें लाइट में देखने के लिए डिजाइन हुई हैं। पर भैया ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वही चीज हम जो होता है ह्यूमन आई में बात करेंगे, तो इसलिए यहां पे आपको नहीं बताएंगे। तो भैया आपको बस इतना समझना है कि आपकी आंखें लाइट में देखने के लिए जो होता है डिजाइन हुई है। पर लाइट है क्या असल में? हमें ये तो पता है सूरज के आने से लाइट आ जाती है और हमें चीजें दिखने लगती है। पर लाइट असल में है क्या? व्हाट इज लाइट? कभी सोचा है अभी तक, जब से पैदा हुए हो अभी तक सोचा है कभी बैठ के कि भैया लाइट है क्या? लाइट आपकी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट भी आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको चीजों को देखने में मदद करती है। अगर लाइट नहीं होती तो आप चीजों को नहीं देख पाते। बिल्कुल आप चीजों को नहीं देख पाते। आपकी आंखें उस तरीके से डिजाइन हुई हैं। पर भैया ये लाइट आती कहां से? ये किसी एक सोर्स से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो बल्ब है वो लाइट को फेंकता है, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, और वो आपको दिखने लगता है। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो होता है लाइट को इमिट कर रही है, ये लाइट को अपने अंदर से निकाल रही है। ये बैटरी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके लाइट एनर्जी आपको देती है। ऐसे ही सन है। सन में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस चल रही हैं। उन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस की वजह से आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है। आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक लाइट की फॉर्म में होती है। इसलिए जब आप सनलाइट में खड़े होते हो तो गर्मी लगती है। अब तो वैसे ही जाड़े आ रहा है, खूब सनलाइट में खड़े हो गए तो पता चलेगा कि अब ये सनलाइट गर्मी लेके आती है। तो सनलाइट में एनर्जी होती है, तो लाइट में भी एनर्जी होती है। ये चीज हमें पता चल गई। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see things। अब भैया हमें ये तो पता चल गया कि हमें चीजें देखने में मदद करती हैं, लेकिन कैसे? ये जो लाइट है ना, ये जब किसी चीज पे पड़ती है उससे हमारी आंखों तक आती है तो हमें वो चीज दिखती है। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे पड़े और वो उससे वापस ना लौटे तो भैया वो चीज आप नहीं देख सकते 100% गारंटी के साथ में। जैसे जो होता है दुनिया के बहुत सारे पेंट बनाए गए हैं। काला पेंट है एक ऐसा जो लाइट को इमिट ही नहीं करता है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया उसके ऊपर जितनी लाइट पड़ती है वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए वो ऐसा लगता है 2 डायमेंशनल चीज है। ठीक है, तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपकी आंखों तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आपको वो चीज नहीं दिखाई देगी। ये चीज आप समझिए। तो भैया ये होता कैसे है, चलिए जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप अपने सामने रखे हुआ। आप जो होता है कोई भी पेन पेपर ले लो, कोई भी आप दीवार ले लो। भैया पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको जल्दी से निपटाएंगे। तो भैया मेरे सामने एक ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट तो चलिए जनाब जरा इससे पहले तो जो होता है हम थोड़ी सी लाइट पे और थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। तो लाइट को पहले जमाने में, पुराने टाइम में एक पार्टिकल माना जाता था कि लाइट जो होता है वो जो आ रही है, लाइट जो हमें चीजें देखने में मदद कर रही है वो एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स से बनी हुई लाइट को माना जाता था कि लाइट बनी किससे है? फोटॉन से। लेकिन बाद में जो होता है लाइट ने कुछ ऐसी चीजों को दिखाना चालू करा जो कि ये हो ही नहीं सकता था कि अगर लाइट पार्टिकल से बनी है तो
तो वो उस चीज़ को दिखा सके। जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये आपकी लाइट ने दिखाना चालू करा। भैया ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, हमारी तो आज तक पल्ले ही नहीं पड़ी। कभी एक काम करना, ऐसे करके पेन रखना, कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट रखना और अपना फोकस किसी दूर की चीज़ से और इस पेन के बीच में रख के देखना, आपकी लाइट आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी, लाइट मुड़ती है। तो भैया पार्टिकल्स तो नहीं मुड़ सकते। कैसे? आप एक बॉल को थ्रो करो, अगर मैं ये कहूं कि वो बॉल जो होता है आपके हवा में ही रास्ता बदल देगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता अगर वो पार्टिकल है। क्योंकि भैया पार्टिकल अगर आप किसी भी एक मोशन में फेंक देते हो तो वो मोशन में वो उस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, आप उसकी पाथ इन बिटवीन हवा में नहीं बदल सकते। लेकिन अगर वो चीज़ वेव है, अगर वो चीज़ जो होता है एक तरंग है, तो उसकी आप पाथ को बदल सकते हो हवा में, वो अपनी पाथ खुद भी बदल सकती है बिना रुके। तो भैया ये चीज़ लाइट ने शो करी कि लाइट, मान लो जो होता है डिफ्रैक्शन को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। ये आपका एक जो होता है शार्प ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऐसे आई और इसके ऊपर से ऐसे होते हुए चली गई, मतलब उसने एक वेव इसके ऊपर क्रिएट कर दी। लेकिन अगर पार्टिकल होती तो लाइट इससे टकरा जाती और रुक जाती, लेकिन लाइट ने ऐसा नहीं करा। लाइट आई इसके ऊपर और यहाँ से मुड़ के चली गई। तो ये भैया डिफ्रैक्शन है। ये तभी हो सकता है जब लाइट वेव हो। लेकिन पहले तो ये माना गया था कि लाइट एक पार्टिकल है, तो भैया बाद में जो होता है क्वांटम थ्योरी ने ये प्रूव करा कि लाइट दोनों नेचर को रखती है। लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अगर लाइट वेव है तो वो जब वेव की तरह बिहेव करेगी तो वो शो करेगी जो होता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये चीज़ों को वो शो करेगी। लाइट अगर एक पार्टिकल है तो वो और चीज़ों को शो करेगी। तो भैया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने ये बताया है कि लाइट आपके दोनों की तरह बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। तो सबसे पहले आते हैं भैया लाइट के एक जो होता है फिनोमिनन के ऊपर। लाइट जो एक फिनोमिनन दिखाती है वो है आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की जरा बात करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए जनाब, ये रिफ्लेक्शन वो चीज़ है ना जो आपको चीज़ें देखने में मदद करता है। क्योंकि अगर लाइट इस फिनोमिना को नहीं दिखाती तो भैया आप चीज़ों को नहीं देख सकते थे, इतना आप दिमाग में गारंटी कर लिए। क्योंकि भैया लाइट का रिफ्लेक्शन ही वो चीज़ है जो आपको चीज़ें देखने में मदद करता है। कैसे सर? क्योंकि भैया लाइट एक फिनोमिनन को एग्जिबिट करती है, अपने अंदर रखती है, नेचुरल उसका नेचर है। जैसे आपका नेचर, आप होमोसेपियन है, ठीक है, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, तो ये आपका नेचर है। तो ऐसी लाइट के नेचर में है कि भैया लाइट जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो उससे रिफ्लेक्ट भी करेगी, अगर वो चीज लाइट को वापस भेज रही है तो। मतलब बोले तो लाइट सेम मीडियम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद में उससे वापस आने की कोशिश करती है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसको जाने दे। जैसे कि यहाँ पे हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। भैया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जो लाइट को अपने अंदर ना रखे बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर दे। तो भैया इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपकी लाइट आके पड़ी। अब जब लाइट आ रही है इस पे और इस पे आके जैसी पड़ती है, ये सेम मीडियम की बात हो रही है। भैया सेम मीडियम क्या होता है? भैया ये क्या है? ये एयर है। एयर से ही लाइट आ रही है। देखिए जनाब, एयर से ही लाइट आई और एयर में ही वापस चली गई, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये कहलाता है आपका लाइट का रिफ्लेक्शन। भैया इसको बहुत टेक्निकल टर्म में समझाया जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी में समझ लिए जनाब। आपने जो होता है जमीन पे एक बॉल मारी, वो बॉल आपकी सामने वाले, अगर कोई जैसे आप कैचम कैच खेलते थे अपने लोग जो होता है बचपन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉल फेंकते थे, सामने वाला जो होता है बॉल जमीन पर बाउंस ऑफ करके सामने वाले के पास जाती थी, तो उसका पाथ कुछ ऐसा सा बनता था। वही चीज़ सेम लाइट करती है। लाइट किसी भी एक उस पर पड़ के, किसी भी एक सरफेस पर पड़ के वो बाउंस ऑफ कर जाती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। भले को वो सरफेस को, लाइट को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो खुद को भी दिखा सकती है, लेकिन अगर वो सरफेस ऐसी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है तो वो चीज़ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब इसकी ज़रा कुछ पढ़ते हैं, कुछ इसके ज़रा टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, लॉस की ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका लॉ क्या है? इसका सबसे पहला लॉ है जनाब कि भैया ये जो इंसिडेंट रे है, जो रे आ रही होती है लाइट की, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट जो कर रही होती है, जो चीज़ जो होता है आके पड़ रही होती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो जब ये इंसिडेंट रे आ रही होती है तो जी रिफ्लेक्ट करने के बाद में इनका जो एंगल बनता है ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब बोले तो सर 90 डिग्री एंगल, सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल को हम नॉर्मल एंगल कहते हैं। तो ये नॉर्मल के साथ में जो होता है एक इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। मतलब बोले तो सर ये जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है भैया, ये ओवरऑल आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा जो होता है आपकी ये लाइट जो होता है 80 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। ये लाइट का जो एंगल है ना ये 80 डिग्री का है, तो भैया ये आपका 10 डिग्री का हो गया। तो अगर ये 10 डिग्री का है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट भी 10 डिग्री के एंगल से करेगी। समझ में आया?
सर मतलब ये है कि भैया ये एंगल जो होता है जो आपका 10 डिग्री का है, ये किसके साथ में बना है, ये 90 नॉर्मल के साथ में जो लाइट ने इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है, ये वाला जो एंगल बनाया है, ये इक्वल होगा इस एंगल के जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यानी ये भी आपका 10 डिग्री का होगा। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ समझिए। अगर सीबीएसई बोर्ड आपको फंसाना चाहती है तो वो आपसे दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, उन दो तरीकों की भी जरा बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे सीबीएसई सिर्फ दो तरीके का क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है जरा उसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने मैं दो चीजें रखता हूँ, वो दो चीजें क्या है भैया। मैंने कहा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक लाइट की रे इंसिडेंट कर रही है। मैंने कहा ये वाली लाइट की रे जो होता है इंसिडेंट कर रही है, ये वाली लाइट की रे जब इंसिडेंट कर रही है तो उसने इस सरफेस के साथ में, ये जो आपकी सरफेस है ये वाली, इस सरफेस के साथ में उसने एंगल बनाया 80 डिग्री का। What will be the angle of incidence and what will be the angle of reflection? यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि आप जो होता है कितने एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। पर सर जी आपको यहाँ पे सीबीएसई ने फंसाने के लिए उसने ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला, ये 80 डिग्री बता दिया। लेकिन सर आपको पता है कि जनाब अगर जो होता है नॉर्मल के साथ में वो एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी बोले तो सर ये वाला एंगल आपका कितने का है, ये वाला आपका 90 का है। तो सही बात ये होती है कि भैया ये वाला एंगल आपका 10 डिग्री का हो जाता है। तो अगर ये एंगल 10 डिग्री का हो गया तो भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 10 डिग्री का हो गया और ये आपका 80 डिग्री का हो गया। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। आपसे सीबीएसई क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगी कि भैया विद दी सरफेस का मतलब होता है सरफेस के साथ में विद दी नॉर्मल, तो भैया ये वाला एंगल उन्होंने दे रखा है। विद दी सरफेस उन्होंने ये वाला एंगल दे रखा है, विद दी नॉर्मल उन्होंने ये वाला एंगल दिया है। समझ जाइए इसको, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और मार्क्स को कटवा देता है। तो भैया ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है भैया? दूसरा लॉ तो सर आज तक हमें ना पल्ले पड़ी कि भैया दूसरा लॉ कहता क्या है। दूसरा लॉ कहता है सर दी इंसिडेंट रे दी नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाइन द सेम प्लेन। ये तो सभी बताते हैं, ये लॉ कहता क्या है? हमारी तो सर आज तक नहीं पल्ले पड़ी। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन? सेम प्लेन का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए जनाब। ये आपका जो होता है मेरा एक हाथ है, ठीक है, ये मेरा एक हाथ है। अब ये हाथ जो होता है अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ तो आपको ये सामने से दिख रहा है, ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, पर है तो ये पूरा, लेकिन ये आपको सामने से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो दी इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट कर रही है, जो रे आ रही है लाइट की, दी इंसिडेंट रे और जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट कर रही है, जो लाइट की रे जा रही है नॉर्मल के साथ में, वो सारी एक प्लेन में लाई करती हैं, एक सिंगल प्लेन में। ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, प्लेन का मतलब होता है एक सिंगल सीट में एक सीट में लाई करती हैं। लाइट की जो होता है इंसिडेंट रे, लाइट की जो होता है रिफ्लेक्टेड रे विद दी नॉर्मल जो होता है वो एक सिंगल प्लेन में लाई करती हैं। यही आपका दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। ये लॉ जो होता है सारी सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो कैसी भी सरफेस हो भैया। पर एंस्टान में या बहुत सारी जो होता है आपकी सप्लीमेंट्री बुकों में ये दे रखा है कि रफ सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन कुछ और तरीके से होता है। अरे भैया वो क्या है, समझो जरा ध्यान से। उन्होंने सिंपल बात क्या दे रखी है? उन्होंने सिंपल बात ये दे रखी है, जगह लेते हैं थोड़ी सी। उन्होंने कहा भैया ये हमारा एक जो होता है उबड़ खाबड़ सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट की आई वो ऐसे जाएगी, दूसरी आई वो ऐसे जाएगी, तीसरी आएगी वो ऐसे जाएगी, तीसरी आएगी वो ऐसे जाएगी, दूसरी आएगी ऐसे जाएगी। तो ये रफ सरफेस से कैसे भी जाएगी। पर असल में है क्या, लाइट की रे जितने एंगल पे आ रही है जाएगी तो उतने ही एंगल पे। आप देख लीजिएगा, जो लाइट की रे 10 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कर रही है वो 10 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। जो लाइट की रे जो होता है 20 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कर रही है वो 20 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। अब भैया यहाँ पे आता है प्लेन मिरर। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सारी की सारी प्लेन मिरर्स से ही ऊपर इमेजेस बन रही हैं। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका प्लेन मिरर के ऊपर हो रहा है। भैया प्लेन मिरर क्या होता है? इससे पहले जरा दो चीज आपसे बात करते हैं। एक जो होता है रियल इमेज, एक आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है आपकी और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है वो इमेज जिसे आप किसी स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हैं। मतलब बोले तो सर अगर आपके पास में जो होता है एक कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है,
तो उसे आप जो होता है इमेज को किसी एक स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हैं। मतलब इसका सर हम डेली लाइफ में एग्जांपल क्या देख सकते हैं भैया, प्रोजेक्टर्स। आपको जो होता है अगर आप सिनेमा में जाते हो, क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हो आप मूवी को देखने के लिए, तो वहाँ पे जो होता है प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जो मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो मूवी उसके ऊपर चल रही है वो उसको लेंस के थ्रू प्रोजेक्ट करता है। तो जब तक वो चीज़ प्रोजेक्ट होती है वो चीज़ आपकी रियल इमेज होती है, जो इमेज आप स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो। मतलब बोले तो सर जो इमेज आपकी मूव हो सकती है। आप जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आप मिरर के सामने गए, अपना जो होता है एक सुंदर सा मुखड़ा देखने के लिए आप गए मिरर के सामने। अब जो होता है मिरर के सामने से आप हटी आए लेकिन आपकी इमेज वहीं पे बनी है। सर क्या भूत तो आ गया? नहीं, आपकी इमेज अगर वहीं पे बनी रह जाए तो वो इमेज कहलाएगी रियल इमेज। लेकिन आपके साथ हटने के साथ में ही आपकी इमेज जो मिरर में बन रही होती है वो भी हट जाती है, तो वो कहलाएगी आपकी जो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है जनाब, तो ये रियल और वर्चुअल का खेल आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि रियल इमेज कौन सी होती है। जो अगर आप मिरर के सामने से हटी आए वो इमेज वहीं पे, फिर कोई मिरर को उठा कर ले गया तो जो होता है वो इमेज वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे आपने फोटो क्लिक करिए, फोटो जो होता है एक रियल इमेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके। सर ये प्लेन मिरर क्या होता है? अरे रामलाल ये वही चीज़ होती है जो आपके घरों में होती है भैया, वही चीज़ जिसमें आप जो होता है ये सुंदर सा मुखड़ा देखते हो। अरे रामलाल हमारा कहाँ सर जो होता है मुखड़ा सुंदर है? रामलाल कह रहा है अरे रामलाल सुनो तो जरा ध्यान से, इधर आओ। आपका जो होता है प्लेन मिरर किस तरीके की इमेजेस को बनाता है? प्लेन मिरर आपका घर में भी आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, हमारे रामलाल खड़े हैं, तो इनकी इमेज भी इन्हीं की तरह बनेगी, सीधी सादी। जैसे ये हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं, तो इनकी इमेज भी ऐसी बनेगी। इनकी इमेज ये थोड़ी ना रामलाल का जो होता है मुंडी उल्टी नीचे कर दी, जो होता है पैर ऊपर मुंडी नीचे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जैसे ये खड़े हैं वैसे ही इनकी इमेज बनेगी। तो भैया इमेज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। सर वर्चुअल का मतलब बोले तो रामलाल यहाँ से गायब, इनकी इमेज यहाँ से गायब, रामलाल यहाँ पे हाजिर, इनकी इमेज यहाँ पे हाजिर। वर्चुअल का मतलब होता है, अगर ऑप्टिक्स में बात करो तो सिंपल बात आपको बता दूं, ये आपका जो होता है एक मिरर होता है, या यहाँ पे आप कोई सा भी लेंस ले सकते हो। उस लेंस के जो होता है मिरर के केस में अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली मिरर के केस में अगर मैं बात करूँ, तो आपकी जितनी भी चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी वो आपकी सारी रियल होंगी। जितनी भी चीज़ें आपकी राइट हैंड साइड पे होंगी वो सारी की सारी आपकी वर्चुअल होंगी। मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते। मिरर के पीछे आप अपने आप से हाई फाई कर सकते हो, ऐसे ऐसे हाथ छू के ऐसे करके हाई फाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना सर। तो वही चीज़ है आपकी वर्चुअल हो गया। साइज जो होता है इमेज का उतना ही होता है। मान लो जो होता है रामलाल जो होता है 5 फुट के हैं, अब इनकी इमेज 10 फुट की थोड़ी ना बन जाएगी। रामलाल चौड़ में आ गया, अरे भैया हमारी हाइट तो जो होता है 10 फीटा हो गई, तो नहीं। आपकी इमेज का साइज आपके ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होता है। ठीक है, इमेज जो होता है वो इतनी ही दूर होगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से। मतलब बोले तो रामलाल जो होता है ऑब्जेक्ट से, मिरर से जो होता है 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो इनकी इमेज भी मिरर के पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। रामलाल की अगर दूरी जो होता है मिरर से सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, तो इनकी इमेज भी जो होता है मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही होगी। इमेज जो होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, लिटरली नहीं लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली के मतलब आपका सीधा मिरर में जो होता है उल्टा हो जाता है, आपका उल्टा मिरर में सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ। जनाब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? सर ये यहाँ पे ग्लोब क्यों रखा है, इसी से समझाते हैं आपको स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर स्फेयर क्या होता है? सर स्फेयर तो ये ग्लोब है आपका, यही स्फेयर है। मतलब इसका ये जो पार्ट है अगर ये कहो ये एक पूरा स्फेयर कहलाएगा। अच्छा सर तो ये एक स्फेयर है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस स्फेयर को बीच में से काट दिया। इस स्फेयर को मैंने बीच में से काटा। एक सरफेस मेरे को ये वाला मिला, एक सरफेस मेरे को ये वाला मिला। वो कौन कौन सी 2 सरफेसेस हैं? सर जी वो एक सरफेस आपकी ये है, एक सरफेस आपकी ये है। अच्छा, एक को मैंने अंदर से पेंट करा, एक को मैंने बाहर से पेंट कर दिया। अब सर वो क्या बन गया? वो मिरर्स बन गए। मिरर सर कैसे? मिरर हो गए आपके 2 तरीके के। स्फेरिकल मिरर सबसे पहले तो ये समझ जाओ ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एक स्फेयर का पार्ट है। ये भी आपकी क्या है? ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर का मतलब पूरा गोलाई का पार्ट होता है। ये कोयले में से इनको काटा जाता है। ये 2 तरीके के बनते हैं आपके। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब क्या होता है सर? गुफा देखिए, केव कैसी होती है सर? अंदर के लिए होती है। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर जो कि अंदर के लिए होता है, इसको हम लोग पीछे से पेंट करते हैं। सर ये पेंट की बहुत बात हो रही है। पेंट क्या होता है? ये पेंट होता है आपका रिफ्लेक्टिंग पेंट, या अगर आपके मिरर में ये पेंट ना करा जाए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर होता है जो कि इनसाइड होता है। केव से आप इसको याद कर सकते हो, ये इसमें लिखा भी है केव। केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है,
गुफा। और गुफा कैसी होती है सर? गुफा होती है आपकी इनसाइड, इस तरीके की आपकी गुफा होती है। अब नेक्स्ट जो मिरर बनता है आपका स्फेयर से, वो उसके अंदर पेंट करने पे आता है, होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो कि बाहर के लिए उभरा हुआ होता है। जैसे ये है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया इसका। और अगर मैं इसकी ये सरफेस की बात करूं तो ये अंदर के लिए गई हुई है, तो ये अंदर के लिए जो सरफेस है ये हो गई आपकी कॉनकेव, ठीक है, केव है इसकी, ठीक है, गुफा है ये आपकी सरफेस। ये इसकी पूरी सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स हो गई, ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाती है। जनाब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म्स यूज इन मिरर। तो भैया इस टर्म्स की जरा बात करते हैं। ये भैया वो टेक्निकल टर्म्स है जो किसी भी मिरर में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो भैया हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और इसी डायग्राम से आपको सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स को समझा दूंगा। ये थ्योरी है आपकी, या आप जब नोट्स को आपने जगह डाउनलोड कर ही लिया होगा तो वो नोट्स में आपकी ये सारी की सारी थ्योरी है, इसे आप खुद समझ सकते हो, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको इस डायग्राम से। भैया ये डायग्राम लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया हमारे जितने भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, वो उनको एक स्फेयर से काटा जाता है। अब वो स्फेयर का पार्ट है तो उसका जो होता है सेंटर, मतलब कि ये आपका स्फेयर है पूरा, ये हमने उससे एक मिरर निकाला। तो भैया इस मिरर का जो ये इतना सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इस सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल। जहाँ से आपका मिरर रिफ्लेक्शन कर रहा है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर पी से, ठीक है जनाब। अब जो स्फेयर था, ये स्फेयर का सेंटर कौन सा होगा? ये भैया ये पूरा स्फेयर था और ये स्फेयर का सेंटर तो यहाँ कहीं पे होना चाहिए, ये वाला। इसको हम लोग कहते हैं भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है जो आपके स्फेयर का सेंटर है। स्फेयर का सेंटर ये मिरर का पार्ट नहीं होता है। ये देखिए जनाब, मिरर तो ये इतना है, मिरर तो ये इतना है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे है। तो ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये उस स्फीयर का पार्ट होता है जिससे मिरर को निकाला गया। नेक्स्ट होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया? जो आपका स्फीयर था उसकी रेडियस कितनी थी उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भैया। ये आर से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। भैया प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि आपके मिरर के सेंटर से होके जा रही होती है, यानी कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आपके फोकस से और पोल से जो चीज़ पास हो रही होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज़रा फोकस की। भैया फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट की हुई लाइट आके एक इकट्ठा हो जाती है। जैसे जो होता है, आपने वो कॉन्वेक्स लेंस को देखा होगा, वो क्या करता है, वो सनलाइट को लेता है, एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देता है और वहाँ के पे अगर आप पेपर ऊपर रख देते हो तो वहाँ का पेपर ऊपर जल जाता है। तो भैया ये फोकस वही पॉइंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, इस पर अगर जो होता है लाइट की रेज आएंगी, ये मान लीजिए ये लाइट की बहुत सारी इस पर रेज आ रही हैं, ये बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। तो जनाब ये बहुत सारी रेज आई इस पर लाइट की। अब इस पर जब बहुत सारी रेज आके पड़ी तो इन सारों को ये रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? ये इन सारों को ये जो होता है फोकस पे लेके आ जाएगा। इसको भी फोकस पे, इसको भी फोकस पे, इसको भी फोकस पे लेके आएगा और इसको भी फोकस पे लेके आएगा। तो भैया ये वो पॉइंट होता है किसी भी मिरर का जहाँ पे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद में उसको इकट्ठा करता है। जनाब ये देख सकते हैं आप, इसने यहाँ पे जो होता है सारी की सारी लाइट को जो होता है इकट्ठा करा है, इसे हम कहते हैं फोकस। नेक्स्ट होता है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है भैया? कितना बड़ा मिरर है, कितने ही उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लेंथ कितनी है, उसे हम उसका अपर्चर कहते हैं। जैसे ये मिरर इतना बड़ा है तो इसका अगर मैं देखूं तो इतनी है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको मैं कहूँगा अपर्चर। मतलब उसका कितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो ये सारी की सारी इसकी थ्योरी लिख रखी है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं और ये नोट्स भी आपके चैनल पढ़ाई के मज़ा पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके इनको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए जनाब ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब बात करते हैं ज़रा इमेज फॉर्मेशन की। इमेज कैसे बनती है किसी भी एक स्फेरिकल मिरर में? इसके लिए जो होता है कुछ नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ 4 रूल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 रूल्स ही मैं आपको बताऊंगा और आप इससे द्वारा इस्तेमाल करके आप सारी के सारे रे डायग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको जो होता है ये बेसिक्स को इस्तेमाल करना है, आप एडवांस रे डायग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। तो भैया ये 4 रूल्स क्या हैं आपके? सबसे पहली बात, किसी भी एक कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस
एक्सिस है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी रे आएगी, कोई भी लाइट की रे आएगी आती हुई दिखाई दे आपको, तो उसे आपको उसके फोकस से भेज देना है इन दी कॉनकेव मिरर। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि फोकस पीछे होता है, वो वर्चुअल फोकस होता है, तो अगर उस पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइट की रे आती हुई दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, आपको उसको बाहर की तरफ उसको रिफ्लेक्ट करा देना है। क्योंकि आपको एक चीज और बताऊं मैं, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, वो आपका कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। भैया ये कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है? ये इसलिए कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है क्योंकि लाने वाली लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है, एक जगह पे एकत्रित करने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट को फैला देता है, इसके ऊपर जो भी लाइट आएगी उसको अलग अलग डायरेक्शंस में फैला देगा, मतलब पूरे इलाके में बिखेर देगा। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होता है, क्योंकि भैया ये आपका इधर का पार्ट था और इसको इधर से काटा गया था तो उसका सेंटर इधर होगा, लेकिन वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे आप उसको छू नहीं सकते हो, इसलिए वो उसका फोकस होता है, मतलब वर्चुअल होता है। और आपकी अगर रे जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर आ रही है तो आप उसको बाहर की तरफ भेजो, जितने एंगल पे आ रही है एक नॉर्मल बना दो उधर से, और जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे आप उसको रिफ्लेक्ट करा दो और उसको ऐसा अपीयर कराओ कि वो कन्वर्ज होकर उसके फोकस पे जा रही है। ठीक है भैया, उसको ऐसा आपको अपीयर कराना पड़ेगा। अपीयर का मतलब वो वर्चुअली हो रहा है। वर्चुअली क्या जो होता है भैया, रिप्रेजेंटेशन होता है वर्चुअली का, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो होता है डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस क्या जो होता है डिसकंटिन्यूअस लाइंस आपका जो होता है वर्चुअल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और कंटिन्यूअस लाइन आपका रियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। कि भैया जितनी भी लाइट की रे रियल में है उसे हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी चीज़ हम लोग वर्चुअल में देख रहे हैं उसे हम डिसकंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रूल है? रूल नंबर 2 है भैया इसका उल्टा पहले वाले का। पहले वाले में क्या था कि भैया जो होता है अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है तो उसे फोकस से भेज दो। अब जो होता है नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई लाइट की रे फोकस के ऊपर आ रही है तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कर दो। ये आपका सेकंड रूल है भैया। यहाँ पे देख लीजिए जनाब, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें एरो को बदलना है। ये ऊपर वाला जो डायग्राम था इसमें एरो इधर की तरफ था, इधर की तरफ था, अब आपको क्या करना है, एरो इधर की तरफ कर देना है और इधर की तरफ कर देना है। लीजिए जनाब, ये आपका सेकंड वाला डायग्राम बन गया। थर्ड रूल क्या कहता है आपका? थर्ड रूल है आपका कि अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, कोई भी लाइट की रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके गिर रही है तो उसमें कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वो जो होता है जैसे आ रही थी वैसी ही चली जाएगी, उसमें कोई भी बदलाव कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है जनाब। चौथा रूल क्या कहता है? ये आपका लॉ है जो आपने पढ़ा है कि भैया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर जो होता है लाइट की रे पोल पे आ रही है तो भैया जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी, उसमें जो होता है आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और अगर ये भैया कॉन्वेक्स मिरर हो गए तो कॉन्वेक्स मिरर पे भी जितने एंगल में आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। ये आपके जो होता है 4 रूल्स हैं। आप जरा इससे इमेज फॉर्मेशन को भी जरा देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो भैया आपने तो जो होता है ये खाली टेबल बना रखी है, इसके रे डायग्राम्स का है जनाब। ये रे डायग्राम्स आपको खुद बनाने हैं, बस आपको इन 4 रूल्स का ध्यान रखना है। आपको जो होता है सप्लीमेंट्री बुक्स में और एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखे हैं इनके रे डायग्राम, लेकिन सप्लीमेंट्री बुक से आप देख सकते हैं। फिलहाल आपसे रे डायग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज बनती कैसे है और कहाँ पर बनती है जनाब। इमेज का जो होता है बहुत ही अच्छा सा पैटर्न होता है, आपको समझ में आना चाहिए भैया। देखिए आपकी इमेज जो होता है वो अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते जाएंगे तो इमेज उतनी ही दूर चलती चली जाएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई विल ट्राई टू प्रूव माई पॉइंट। भैया देखिए जनाब, अगर जो होता है मैं कहूँ आपका मिरर कहाँ पे, आपका मिरर किसी, मैं अपने पॉइंट को प्रूव भी करता हूँ। अगर मैं कहूँ आपका मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जनाब, ये आपका मिरर है और ये आपका जो होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस को ले लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर मैं इसको मिरर के पास लेके आता जाऊँ, मिरर के पास लेके आता जाऊँ और पास ले आऊँ, बिल्कुल पास में लाऊँ, तो मेरी जो इमेज है ना, वो इमेज जो होता है वो यहाँ से धीरे 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 मूव करके उतनी ही दूर चली जाएगी जितना ऑब्जेक्ट होगा। मैं इस बात को प्रूव भी करता हूँ। सर कैसे करके प्रूव करेंगे आप जरा देखिए। अगर मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी क्या होता है सर? एक ऐसी डिस्टेंस जिसे हमें पता नहीं है, एक ऐसी डिस्टेंस जिसका हमें पता नहीं है वो इन्फिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो पोजीशन ऑफ इमेज थी फोकस पे। ओहो, अब मैंने इसका उल्टा करा, मैंने जो होता है ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो भैया इमेज कहाँ भाग गई? इमेज भाग गई इन्फिनिटी पे। सर उतनी ही दूर हो गया। देखो जरा ध्यान से, फिर से देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे पहुंच गया तो इमेज भाग गई भैया इन्फिनिटी पे। ट्रिक समझ में आई?
हाँ सर समझ में तो आई। अब भैया ये क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये उतना मैटर नहीं करता, ये तो आप निकाल सकते हो आसानी से मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। तो जनाब आपको बस इतना पता होना चाहिए, इन्फिनिटी पे तो भैया फोकस पे उतना ही पास में, अगर हम फोकस पे ले आए तो इन्फिनिटी पे भाग जाएगी इमेज। अब देखिए जनाब सेकंड केस देखते हैं, ये कौन सा हम मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट की जो होता है पोजीशन बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, इमेज बन रही है बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज जो होता है इधर थोड़ा सा मूव कर गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। अब मैंने जो होता है इसको पलटा, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को जो होता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, इमेज आपकी बन गई भैया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीछे भाग जाएगी। देख लीजिए जनाब, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं हमारी इमेज पीछे भागती चली जा रही है। बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी, अब मैंने ऑब्जेक्ट को लाकर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को मैंने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भाग गई। इसको मैं इधर वाले रे डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं, देखो जरा ध्यान से ये समझो। ये भैया हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन रही थी यहाँ पे। हमने ऑब्जेक्ट जो होता है, इधर भी एक फोकस था, इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, हमने ऑब्जेक्ट को जो होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने पे हमारी इमेज इधर से उठ के इधर आ गई, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनने लगी भैया। अब हमने जो होता है ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, और पास में लेके आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, तो आपकी इमेज जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। ये मैं इधर लेंस का ले रहा था करेक्शन। तो भैया जनाब इधर से देखते हैं कि अगर मैंने जो होता है एक मैंने इसको मैं मिरर मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिरर मान रहा हूँ, तो मैं अगर जो होता है इमेज को और ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आऊँ, मैंने ऑब्जेक्ट को जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला के रख दिया, तो इमेज भी हमारी जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गई, हमारी इमेज मिरर से दूर भाग रही है। हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया लाके, तो हमारी इमेज और दूर भाग जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली जाएगी। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस के ऊपर रख दिया, तो हमारी इमेज भाग गई भैया इन्फिनिट पे, हमें पता ही नहीं कितनी दूर चली गई हमारी इमेज, बहुत दूर भाग गई। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रिक बना देती है, जो चीज़ आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देगी, और आपका इसके रे डायग्राम्स आपके सप्लीमेंट्री बुक्स में होते हैं, उससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं इसको देख के। कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को जो होता है इन्फिनिटी पे रख रखा है, तो भैया पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, मतलब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, एक मैं बहुत गलत ले लिया, चलिए ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। इससे जो होता है मैं अगर इमेज को इन्फिनिटी पे रख, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दूं, तो इमेज आपकी इसकी फोकस पे होगी, यहाँ पे इसका फोकस होगा, तो इमेज यहाँ पे होगी। अगर मैं इन्फिनिटी और यहाँ पे इसकी पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी घुमाता रहूँ, तो इसकी जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बन जाएगी, और वो डिमिनिश होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए भैया। डिमिनिश क्या होता है, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का, इमेज जो होता है 0.3 सेंटीमीटर की, 0.3 की, तो ये आपकी जो होता है डिमिनिश इमेज होती है। ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर का, इमेज उसकी सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। जनाब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ मिरर्स। तो भैया यूज को हम मिरर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, जरा इसकी तरह बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका कॉनकेव मिरर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो भैया कॉनकेव मिरर में आपने एक केस पढ़ा था कि भैया ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके अगर फोकस से कोई भी लाइट की रे जाएगी तो ये उसको सीधा कर देगा, लेकिन कॉन्वेक्स ऐसा नहीं करता है। इसके अगर फोकस से जितनी भी लाइट की रेज आएंगी, ये उसको सीधा करता जाएगा, बिल्कुल सीधी एक बीम बना देगा लाइट की। तो अगर कॉनकेव मिरर बीम बनाने के लिए इनफ है, तो हम उसको जो होता है बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च में भी तो हमें बीम की ज़रूरत होती है, सर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में, और जो होता है ये लाइट हाउस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं भैया शिप्स को गार्ड करने के लिए, कि भैया आप इधर जाओ तो ये पावरफुल बीम बनाता है कॉनकेव मिरर को जो होता है शेविंग मिरर के तौर पर भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं भैया। शेविंग मिरर के तौर पर क्यों, क्योंकि भैया ये जो होता है थोड़ी सी इमेज जो बनाता है वो आपकी जो होता है इनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड इमेज होती है, और डेंटिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं आपका मतलब दांतों को देखने के लिए। आपने ये चमचा जरूर देखा होगा डेंटिस्ट के पास में, ये इसी चीज़ों को देखने के लिए होता है। लार्ज जो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो सोलर फर्नेसेस में भी इस्तेमाल होते हैं, सोलर कुकर में भी इस्तेमाल करे जाते हैं, जहाँ पे जो होता है खाना आपका बन रहा होता है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके। कॉन्वेक्स मिरर का भैया कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जरा देखते हैं भैया। सबसे पहला तो ये सुनो जरा ध्यान से, अगर कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो इसका फील्ड ऑफ व्यू तो इतना ही होगा, इतने ही अपने आगे की ये चीज़ देख पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एज अ CCTV में लगा दूं तो ये इतना ही फील्ड ऑफ व्यू को ले पाएगा। मत सर ये फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है,
फील्ड ऑफ व्यू मतलब अगर आपकी आंखें सामने देख रही हैं तो वो कितना देख पाती हैं। अगर हमारी आंख है तो वो 180 डिग्री तक देख पाती है, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये कॉनकेव मिरर का तो सर फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम है, बहुत ही कम दूरी तक ये देख पाएगा क्योंकि ये इस तरीके का है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर तो इसका उल्टा है, तो इसका तो फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा सा होगा, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये अपने अंदर उसकी इमेज बना पाएगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा सा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं जिसको। तो आपका कॉन्वेक्स मिरर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, जो आपकी व्हीकल्स में होता है कि ये बहुत बड़ी इमेज को बना देता है और बहुत बड़ी सी एरिया को कवर करता है जो आपके कार के पीछे आ रहा होता है। मतलब जैसे बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं तो ये सबको कवर करेगा, दूर तक का आपको दिखाएगा। और जो इमेज बनाता है, ये इमेज जो होता है थोड़ी सी डिमिनिश होती है, तो आपका एक और वाइड फील्ड ऑफ व्यू को कवर कर पाता है। ठीक है भैया, क्योंकि भैया इरेक्ट होती है और एक डिमिनिश इमेज को बनाता है, इसलिए इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों की जिसमें प्राण निकलते हैं, साइन कन्वेंशन। भैया साइन कन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ, ये सब थ्योरी व्योरी पे मैं भरोसा करता नहीं हूँ, जरा देखते हैं ध्यान से। मैथ में आपने कार्टेशियन प्लान पढ़ रखा है। कार्टेशियन प्लान क्या है भैया? वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ वाला प्लान। हाँ पढ़ रखा है सर, पढ़ रखा है, उसको अप्लाई करते हैं। आ जाओ भैया, सिंपल बात है। हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे, बस दो चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। भैया हमने जो होता है ये एक लाइन इधर से ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने इधर से ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने इधर से ड्रॉ कर ली। हाँ सर कर ली, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम इस पे कार्टेशियन प्लान लगाते हैं। कार्टेशियन प्लान क्या कहता है भैया? इधर की जितनी चीज़ें हैं ना, इधर की जितनी चीज़ें हैं वो प्लस प्लस, इधर की भी जो होता है वो इधर की जितनी चीज़ें हैं, इधर की जितनी चीज़ें वो प्लस प्लस, इधर की जितनी चीज़ें वो प्लस माइनस, इधर की जितनी चीज़ें माइनस माइनस, इधर की जितनी चीज़ें माइनस प्लस। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कुछ? हाँ सर क्लियर तो हो गई। अब करना क्या है? करना आपको ये है जनाब कि ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर आप कोई सा भी लेंस रख दो, कोई सा भी मिरर रख दो, कुछ भी ला के रख दो, आपका काम हो गया। साइन कन्वेंशन क्या होता है? आपको डिस्टेंस का माइनस प्लस का साइन कैसे करेंगे सर? अरे सर सिंपल बात है, इधर जो भी आपका इमेज रखा है या ऑब्जेक्ट रखा है, इधर जो भी आपकी चीज़ है वो आपकी प्लस में एक्स एक्सिस पे, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है, रियल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, तो वो आपका प्लस में उसकी ऑब्जेक्ट हाइट होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होता है नीचे की तरफ है या इमेज आपकी नीचे की तरफ बन रही है, तो भैया उसकी हाइट कितनी होगी? ये वाई एक्सिस को देख लो, ये काय में होती है? ये वाई एक्सिस ये आपकी नेगेटिव में होती है, तो उसकी इमेज की हाइट भी नेगेटिव में। अगर आपकी जो होता है ऑब्जेक्ट इधर रखा है या इमेज इधर बन रही है, आपकी जो होता है वर्चुअल और रियल और इरेक्ट बन रही है, तो उसकी हाइट तो प्लस में लेकिन उसकी डिस्टेंस तो माइनस में हो जाएगी। अगर आपकी इमेज इधर बन रही है लेकिन नीचे की तरफ बन रही है, तो उसकी हाइट तो नीचे की तरफ है, तो ये माइनस वाई एक्सिस है, तो उसकी हाइट तो नेगेटिव में हो जाएगी लेकिन उसका डिस्टेंस भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन खत्म। सबसे मुश्किल टॉपिक जो आप लोग मानते हो लाइट का, वो से मैंने खत्म कर दिया। इतना सा ही है ये सर, इतना सा ही है। हाँ भैया इतना सा ही है। अगर और क्लियर करके देखना चाहो तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके का दिखता है आपका साइन कन्वेंशन। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा कि ये चीज़ है आपका साइन कन्वेंशन। यहाँ पे आप कुछ भी ला के रख सकते हो, यहाँ पे आप मिरर ला के रख दो, यहाँ पे आप लेंस ला के रख दो, कुछ भी आप ला के रख दो, ये चीज़ उसको कर देगा पूरा। आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे आप मिरर रख दिया मैंने, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करो आप कि यहाँ पे मिरर रख दो, लेंस रख दो, तो उसमें ये सारी की सारी इमेजेस और सारी चीज़ों के डिस्टेंसेस बता देगा। तो ये देखिए जनाब, ये है आपका पूरा साइन कन्वेंशन। ये आपका मिरर रखा है, उस पर इमेज बन रही है, अच्छी तरीके से आपकी सारी डिस्टेंसेज आप इससे निकाल सकते हो। तो जनाब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। भैया इसको इस्तेमाल कब करते हैं मिरर फॉर्मूले को? देखिए जनाब, सीबीएसई बोर्ड इस पर कुछ क्वेश्चन देता है मिरर के ऊपर, उस पर आप इसको इस्तेमाल करते हो। कैसे भैया इसको इस्तेमाल करना है? कि अगर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है और आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और आपसे मिरर की फोकल लेंथ पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है क्या? 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। आपने ये पढ़ तो लिया होगा अब तक। अब आपको मुझे पता है कष्ट कहाँ पे आ रहा है। कष्ट ये आ रहा है भैया, ये v और u में बड़ा दिक्कत होती है, याद में नहीं रहता है कि भैया इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन सी इमेज डिस्टेंस है। चलिए जनाब उस कष्ट का निवारण करते हैं, आपसे बताते हैं कि इसको आपको याद कैसे करना है। वर्चुअल क्या चीज होती है? वर्चुअल क्या चीज होती है? व्हाट इज वर्चुअल?
भैया इमेज होती है वर्चुअल, तो भैया वी फॉर वर्चुअल, वी फॉर इमेज। इमेज डिस्टेंस को आपको वी से रिप्रेजेंट करना है और बचा हुआ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ माने फोकल लेंथ। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है भैया। तो ये कष्ट का आपका हो गया एक कि भैया वी याद करना है बस, कि वी फॉर वर्चुअल, वी फॉर इमेज। इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल क्या होती है इमेज, वी फॉर वर्चुअल, वर्चुअल क्या होती है इमेज। तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, इमेज डिस्टेंस। बस आपको इसको लगाना है, आंसर निकालना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लाइव मेंटी क्विज़ेस में, थोड़ा बहुत इंतजार करना है बस आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका ऑब्जेक्ट से लेके आपकी इमेज का बनने का रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब बोले तो सर इतनी टेक्निकल भाषा हमारी नहीं समझ में आती, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बढ़ रही है, तो ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है। सर ये तो डिमिनिश है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होता, इसकी इमेज इतनी बड़ी बन रही होती, तो वो मैग्नीफाइड होती। तो भैया होता क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये आपका मैग्निफिकेशन होता है जनाब। तो भैया ये इसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कई तरीकों से कर सकते हो। H1 अपॉन में H2 से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, HI अपॉन में HO से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या H डैश अपॉन में H से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको जिससे मर्जी चाहे आप करो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए भैया हमारी जो इमेज है ना वो ऊपर रहेगी और हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे रहेगी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से। और ये इक्वल होता है -v अपॉन यू के भी, कि भैया जो होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इससे भी आपका मैग्निफिकेशन निकल सकता है। और इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट से भी आपका मैग्निफिकेशन निकल सकता है। तो इसके ये दो फॉर्मूले बनते हैं टोटल। अब इस पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो आपका कॉनकेव मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन प्लस में होता है। मतलब बोले तो सर कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को थोड़ा सा जो होता है बड़ा कर देता है और कॉनकेव मिरर चीज़ों को थोड़ा छोटा कर देता है। ये चीज़ भैया क्या, अब मैं आपको इसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। जो आपका जो होता है कॉनकेव मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन प्लस में होता है। ऐसा इसका क्या काम है भैया, इसका काम ये होता है कि आपको पता चल जाता है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। कॉनकेव मिरर में जो होता है जनरली जो इमेज का नेचर होता है वो थोड़ा सा डिमिनिश रहता है, रियल और इन्वर्टेड रहता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया जो होता है इमेज का नेचर क्या रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज थोड़ी सी डिमिनिश होती है, तो और प्लस में होता है, मतलब इमेज जितनी भी है वो बिहाइंड मिरर बनेगी, सारी डिस्टेंसेस आपकी प्लस में ली जाएंगी। कॉनकेव मिरर में माइनस में होता है, इमेज रियल बनती है, आपकी डिस्टेंसेस माइनस में ली जाती हैं। तो जनाब यहाँ पे होता है आपका रिफ्लेक्शन खत्म। आप बढ़ते हैं भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने लाइट का एक फिनोमेना तो पढ़ लिया जो कि है आपका रिफ्लेक्शन, लेकिन भैया ये रिफ्लेक्शन हो गया, अब हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक मीडियम की, एक ही मीडियम में हम थे, हम एयर में आ रहे थे, एयर ही में जा रहे थे, एयर ही में टहल रहे थे, एयर में अपना सारा काम कर रहे थे। लेकिन अब आ गए दो मीडियम। अब हमें दो मीडियम को पढ़ना है भैया। ये दो मीडियम कौन से होंगे, ये दो मीडियम आपके कुछ भी हो सकते हैं। एयर वाटर, एयर गिलास, गिलास वाटर, गिलास डायमंड, डायमंड गिलास, गिलास ऑयल, ऑयल गिलास, कुछ भी हो सकता है। मतलब सर मतलब ये वो दो मीडियम है जिसमें लाइट पास होती है। जैसे आपने कभी अगर डुबकी लगाई हो तो आपको पता होगा पानी के नीचे भी लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट हवा से पानी में जा रही है, उसी को हमें पढ़ना है। और रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब जरा इसकी बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अपने पाथ से भटक जाना, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सर ये देखिए जनाब, ये आपका एक मीडियम है, या आपका जो होता है वाटर है, या आपका एयर है, पर लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, जाना उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन उसने अपना पाथ बदल दिया, वो ऐसे हो गई। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। सर क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भैया रिफ्रैक्शन यही होता है कि आपका लाइट का अपने पाथ से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। जैसे तुम बहुत भटकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने रास्ते से, उसी तरह लाइट अपने रास्ते से अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो मैं कहते हैं भैया आवारा हो गया है, लेकिन अगर लाइट भटक जाए उसे कहते हैं भैया लाइट ने रिफ्रैक्शन दिखा दिया है तुमसे। अगर तुम भटक जाओ तो तुमसे कहते हैं तुम तो आवारा हो गए, ठीक है। तो चलिए ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अब होता ऐसा क्यों है भैया, ये लाइट अपना पाथ बदलती क्यों है? हमने तो पढ़ा था भैया लाइट रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, 12th का आता है, लेकिन जो होता है आपको बताए दे रहा हूँ, आपको आसानी हो जाएगी इस चीज़ से। तो अब रिफ्रैक्शन में ये ऐसा क्या है, रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है ये समझते हैं। कॉम्पिटेंसी वाला पेपर है ना, तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है भैया? ये इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड में फर्क आने की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। बोले तो सर लाइट की स्पीड आपकी एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है? सर वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया, अगर ये मीडियम में मान लूं गिलास है, तो भैया इसमें आते ही लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो भैया 1.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का फर्क आ गया। हवा में तो लाइट की स्पीड थी भैया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ग्लास में आते ही वो 2 में बदल गई। तो लाइट की जो स्पीड है उसे में फर्क आने से लाइट का पाथ बदल जाता है, लाइट का पाथ डिफ्रैक्ट हो जाता है, उसका पाथ बदल जाता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भैया अब इसके कुछ लॉज हैं, जरा उसकी बात करते हैं। वही लॉज हैं यार कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ में सब जो होता है सेम एंगल में होंगे। क्या कहते हैं, ये सारे सेम प्लेन में होंगे। अब इसमें जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह कुछ और लॉ होता है, उसे स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो स्नेल लॉ होता है भैया, हम पढ़ वही रहे हैं, θ1 = θ2, लेकिन हम इसमें जो होता है ये दो डिफरेंट एंगल है तो हम इसमें साइन लगा देते हैं। साइन क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये होती है साइन की वैल्यू। भैया मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन याद है 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये होती है साइन की वैल्यू। इसे आपको याद रखना है क्योंकि भैया ये यहाँ पे इस्तेमाल होती है लाइट के अंदर। आपका ले लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इसका एंगल है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होगा। n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2 sin थीटा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। n1 sin θ1 कहते हैं, ये θ1 θ2 लगाना चाहो लगा लो, θ लगाना चाहो, θb लगाना चाहो, हमारी मर्जी जो यहाँ पे लगाना चाहो। ये होता है आपका स्नेल लॉ, बहुत आसानी से समझ में आ गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही है, θ1 की θ2 अलग अलग हो गया, बस टेक्निकल भाषा में उसका टर्म हमने बदल दिए। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया ये क्या होता है? आज तक हमको यही ना समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाइए जरा। तो चलिए जनाब रामलाल आ जाइए, ऑल माय डियर लाल बल गोपाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जनाब? ये वो चीज होती है आपका दम कितना है, मतलब बोले तो मीडियम का दम कितना है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट कितना कर सके। मतलब सर लाइट को रिफ्रैक्ट करने की ताकत को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे जो होता है गिलास की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, उसकी ताकत कुछ और होगी। मान लो भैया गिलास है मेरे पास में, तो गिलास में से लाइट ऐसे आ रही थी, अब गिलास में जैसी गई है, गिलास है, लाइट ऐसे आ रही थी, गिलास में गई, वो इतनी रिफ्लेक्ट हो गई, इतनी जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो गई, तो उसकी ताकत कितनी है? उसने लाइट को इतना रिफ्रैक्ट कर दिया। ये मीडियम मैं मान रहा हूँ, इसे मैं मीडियम मान रहा हूँ, ये मीडियम है, एयर से आ रही है इसमें। अब यहाँ पे मैंने ग्लास की जगह जो होता है, इसके ऊपर मैंने ग्लास की जगह जो होता है वाटर रख दिया। अब लाइट आई भैया एयर से सीधी सीधी और वो इतनी सी रिफ्रैक्ट हुई, तो इस वाटर का कहूँगा भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसने कम लाइट को रिफ्रैक्ट करा। अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डायमंड्स, हीरे मोती जवाहरात। चलिए यहाँ पे हीरा रखा हुआ है, अब हीरे में लाइट जैसी गई, उसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, इतना उसने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया, तो मैं कहूँगा अरे भाई साहब हीरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है भैया द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन मीडियम। इसे नहीं समझना है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि भैया ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितनी ताकत है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। चलिए जनाब, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। n21 या n12 ये क्या कहना चाह रहा है सर? ये यही कहना चाह रहा है कि भैया जो होता है मीडियम, लाइट जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, मतलब ये मीडियम 1 है,
ये मीडियम 2 है, तो हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि लाइट जो होता है मीडियम 1 से 2 में जा रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अगर लाइट इधर से इधर आ रही होती तो हम लिखते भैया लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जनाब इसको आपको रखना कैसे है, देखिए जनाब ये जो 2 1 आपने लिखा है ना, इसमें से जो बाद वाला है उसे आप ऊपर रखेंगे, जो पहले वाला है उसे आप नीचे रखेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब सर ये मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है ये हमको कैसे याद होंगी, ये कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ये कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है भैया, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जरा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंसेज की अब जरा बात करें, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं सर, सबसे पहले तो ये बताइए हमको। लेंसेज होते हैं भैया दो मीडियम, मतलब बोले तो सर ये एक सरफेस है, ये दो सरफेस है, इसको बाउंड कर दिया। सिंपल बात ये कह सकते हो, दो मिरर को आपस में जो होता है जोड़ दिया और जो होता है बीच में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भर दिया, यानी जो होता है उसको बीच में एक ट्रांसपेरेंटी मोड क्रिएट कर दिया और हमने दो जो होता है आपके मिरर्स को जोड़ दिया, वो आपका लेंस बन जाता है। अब इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं सेम है बिल्कुल मिरर के जैसे, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बदली है, जो चीज़ बदली है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको पता है, हमारे बच्चा पार्टी को प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है। सर ये ऑप्टिकल सेंटर नया आया है, ये किसकी जगह पे आया है, ये आया पोल की जगह पे। पोल की जगह पे कैसे आ गया, देखो पहले हम पढ़ते थे कि भैया ये अगर मिरर है तो इसका ये वाला सेंटर होगा पोल, लेकिन अब तो यहाँ पे दो हैं और ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार इसमें दिख रहा है, तो अब इसका सेंटर क्या होगा, अब इसका सेंटर इसके बीच में होगा, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर होता है भैया दी सेंटर पार्ट ऑफ लेंस, इससे ऑप्टिकल सेंटर इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपका अपर्चर भी वही है, फोकस भी वही है। इमेज फॉर्मेशन को जरा देखते हैं बाई लेंसेज, तो इमेज फॉर्मेशन को जरा देखते हैं बाई लेंसेज की भैया लेंस कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं। इसके लिए भी तीन ही रूल्स आपको पढ़ने हैं। तीन रूल कौन से हैं, सबसे पहला रूल है आपका कि भैया लेंस के अगर जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइट की रे आ रही है तो वो उसके दूसरे फोकस से जाएगी। भैया इसमें दो फोकस होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आर पार इसके दो फोकस बनेंगे। आप इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और इसकी जो होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 और C2। इसको आपके जो होता है हमारे नोट्स में F2 करके लिखा गया है, F2 यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकस, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये आपका पहला रूल है कि भैया अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइट की रे आएगी तो वो फोकस से जाएगी। कॉनकेव लेंस में यहाँ पे दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझा देना चाहता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को फैला दे रहा था, लाइट की रेस को फैला दे रहा था, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, उल्टा हो जाता है। इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है वो चीज़ों को समेटता है, लाइट की रेस को समेट देता है एक पॉइंट के ऊपर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है, वो चीज़ों को डाइवर्ज कर देता है, चीज़ों को जो होता है वो फैला देता है, उसको समेटता नहीं है। तो अगर कॉनकेव लेंस के परपेंडिकुलर पे कोई भी एक लाइट की रे आ रही तो वो उसको बाहर भेज देगा और लगेगा कि वो पर फोकस के ऊपर आ रही थी, लेकिन ना, फोकस के ऊपर नहीं आएगी। अब इसका उल्टा है भैया, अगर कोई लाइट की रे फोकस से आ रही है वो लेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये देख लीजिए जनाब, ये भी उसमें वही रहे। हाँ भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल की बात करते हैं। पोल पे अगर जो होता है मिरर के अंदर लाइट आती थी तो वो कहते जितने एंगल पे आती थी उतने ही एंगल पे चली जाती थी, लेकिन भैया जितने एंगल पे आना उतने एंगल पे जाने का मतलब है कि भैया एंगल I = एंगल R है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोल की जगह पे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो बिना किसी भी रिफ्रैक्शन के निकल जाएगी, उस पर कोई भी रिफ्रैक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। अब जनाब इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन में सेम सारे रूल लगना है। आपका ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा आपकी इमेज उतनी ही दूर भागती जाएगी, ये समझ लीजिए जनाब। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट को जो होता है हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाकर रख दिया तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे भाग गई, आपको समझ में आना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ये चीज़ याद करने वाली है, इसमें कोई भी चीज़ मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको। ये चीज़ सिंपल बोले तो रट्टा मान लो इसका, ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया ये चीज़ में है ही नहीं कुछ ऐसा, मैं इसमें अपना कुछ नहीं लगा सकता। ये चीज़ सिंपल बात है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, उसमें कुछ भी आप बदल नहीं सकते। और 2 + 2 4 होता है, इसे आप बदल नहीं सकते, इसमें कोई चीज़ आप अपनी नहीं घुसेड़ सकते, इसलिए ये चीज़ सिंपल रेक्टिफिकेशन है। ये जो पॉइंट्स हैं ये दो, बाकी सब मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद समझना है। साइन कन्वेंशन, ओहो सर जी
साइन कन्वेंशन तो इतना अच्छी तरीके से समझा दिया, नहीं समझाया आप पीछे जाओ, जो होता है मिरर पे इतनी अच्छी तरीके से मैंने कार्टेशियन प्लेन से समझाया, वही सेम है, वही बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। इधर देखो जनाब, ये देखो जनाब, जरा इधर देखना आपको, बस इधर देखना है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, उसके ऊपर मैंने लेंस को रख दिया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर जो भी चीज़ बनेगी प्लस, और जो होता है प्लस माइनस माइनस, इधर जो भी चीज़ बनेगी माइनस माइनस, इधर बनेगी माइनस प्लस, और इधर बनेगी तो प्लस प्लस, इधर बनेगी तो प्लस माइनस, समझ गए अच्छी तरीके से। ये आपका साइन कन्वेंशन है। लेंस फॉर्मूले की ज़रा बात करते हैं जनाब। तो लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले के उलट होता है। यहाँ पे लेंस की अगर जो होता है आपको इमेज डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, उस आपसे फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा, आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। लेकिन लेंस फॉर्मूला में आपका जो होता है, मिरर फॉर्मूले में आपको क्या पढ़ा था आपने, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन जहां जहां पे प्लस है ना, वहां पे माइनस कर देना आप, तो 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका जो होता है लेंस फॉर्मूला हो गया। इसमें भी वही चीजें हैं, u इज इक्वल टू इमेज, u इज इक्वल टू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये आपकी नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ है, ऊपर नीचे कर दिया था मैंने, ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसको अभी सुधार देते हैं। और आपके नोट्स भी जो होता है आपको मिल जाएंगे, आप अपने नोट्स में अगर आपने निकलवा लिया है तो आप ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैग्नीफिकेशन की जरा बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि भैया अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में कितना फर्क आ रहा है, उसका रिलेटिव आपका मैग्नीफिकेशन होता है। मैंने क्या बताया कि जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दो, जहाँ जहाँ पे जो होता है प्लस था वहाँ पे माइनस कर दो। जैसे मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, सही बात है सर, वही है, लेकिन -v/u की जगह यहाँ पे प्लस v/u, बस इतना सा ही था। ये है आपका नेगेटिव, प्लस साइन क्या शो करेगा कि इमेज जो होता है रियल, इरेक्ट एंड वर्चुअल है। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करेगा, इमेज इन्वर्टेड और रियल है। पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक चैप्टर आपका खत्म। पावर ऑफ लेंस क्या होता है जनाब कि भैया जो होता है वो कितनी इमेज को जो होता है वो मैग्नीफाई कर सकता है या उसको छोटा कर सकता है। जैसे जो होता है जिन लोगों के आईज में डिफेक्ट होते हैं उसमें कुछ पावर के लेंस लगाए जाते हैं, वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा जो होता है रिफ्लेक्ट कर पाते हैं या कितना नहीं कर पाते हैं, वो उनकी पावर होती है। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसका ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ये मीटर्स में होता है आपका, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर P से। इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक। कॉनकेव लेंस जो, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। ये चीज़ आपकी होता है। चैप्टर समाप्त भैया, सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता था, लेकिन पढ़ाई का मज़ा नहीं। इसको जो होता है आपका अप्रॉक्स आपका मैं बताऊं तो भैया 1 घंटा 15 मिनट के अंदर मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। 1 घंटा 15 मिनट, वो तो आपको जो होता है एडिटिंग के बाद पता चल जाएगा ये कितने घंटे में आपका चैप्टर आ रहा है। तो चलिए जनाब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को एक लाइक करना। भाई पहली बार आ रहा है चैनल के ऊपर, अभी कभी यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो जनाब। ये आपके साइंस की कंप्लीट नोट्स की प्लेलिस्ट है, SST के कंप्लीट नोट्स की प्लेलिस्ट ये रही, और आपकी इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स की प्लेलिस्ट ये रही जनाब। सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो होता है अच्छी तरीके से हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है। हिंदी कमेंट सेक्शन बताइए आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो चलिए भाई, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए ऐसे ही।